ओके, सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि कॉन्सेप्चुअल अगर आप समझो, ठीक है, अभी आप क्या कहते हैं, फंक्शन नहीं, अगर केवल कॉन्सेप्ट समझे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब है कि अगर आपसे सपोज कोई एक सर्वे करने को बोला गया या आपको एक डेटा ड्रॉ करने के बोली गई किसी भी प्लेट पे, ओके, सो वहां पे आप कि हर एक वैल्यू के होने की प्रोबेबिलिटी इन certain interval maybe between a to b, ठीक है, suppose this is interval, so between a to b हर एक वैल्यू के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। ओके, सो सपोज दिस इज ये आपकी सपोज लोएस्ट वैल्यू है एंड मे बी दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनी डेटा, एनी काइंड ऑफ डेटा, मे बी मैं वेट की बात करूं या फिर मैं हाइट की बात करूं, ठीक है, किसी भी तरीके की डेटा, मैं मार्क्स की बात करूं, आपके स्कूल या कॉलेज में जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसकी मैं बात करूं। सो सपोज दिस इज द लोएस्ट वैल्यू, ओके, आउट ऑफ 100 सबसे लोएस्ट वैल्यू जो क्लास के अंदर आई है मे बी 30 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो आई है मे बी 95। सो इसके अंदर की मैं बात करूं तो हर एक वैल्यू के होने की प्रोबेबिलिटी, अब ये कंटिन्यूस डेटा है तो किस नंबर आपके कैसे भी हो सकते हैं, मार्क्स आपके 30.5 हो सकते हैं, 40.5 हो सकते हैं, 45.25 हो सकते हैं। सो मार्क्स कैन बी ऑफ एनी टाइप, ठीक है, सो 0.25, 0.5, ठीक है। इसी तरीके से आपका हाइट, वेट, ये आपके कंटिन्यूस डेटा है। सो इसके बीच में हर एक वैल्यू के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, हर एक वैल्यू के होने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। सो इट इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये कई सारी होंगी क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर हो सकता है दो वैल्यूज के बीच में, ठीक है। सो हर एक वैल्यू की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, मतलब 30 के होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, 35 के होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, 45 के होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, हर एक वैल्यू के होने की प्रोबेबिलिटी सेम है। या फिर आप बोल दो कि हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो आपकी डेटा मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब और अगर मैं इस एरिया की बात करूंगा फ्रॉम ए टू बी, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एरिया, सो एरिया इस कर्व की, सो एरिया अंडर द कर्व, इस एरिया की टोटल वैल्यू कितनी आती है, इस एरिया की टोटल वैल्यू आती है ऑलवेज 1, ठीक है। सो ये होती है आपकी प्रोबेबिलिटी, ये आपकी होती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मीन्स, अगर अब मेरे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, अगर सपोज अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जो आपसे मैंने बोला कि आई नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हम हर एक केस में निकाल रहे हैं, बायनोमियल के केस में हमने देखा, फिर हमने पॉइसन के केस में देखा, तो वो क्या होगी, सो दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स मीन्स वाई प्रोबेबिलिटी, that is equals to 1 upon b minus a, 1 upon b minus a for all, for a is lesser than equals to x is lesser than equals to b, and it is 0 for all other values, for all other values, so it is 0 for all other values। एंड अगर आपके ए और बी के बाहर कोई वैल्यू आती है तो उसके लिए ये डेफिनेटली 0 हो जाएगा, एंड ए और बी के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी तो उसके लिए आपकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगी वो ये होगी बी माइनस ए। ओके, सो ये आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपसे केवल आपको केवल कॉन्सेप्ट पता याद रखना है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है। सो वो कॉन्सेप्ट केवल इतना सा है कि एरिया अंडर द कर्व दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ये एक आपके लिए नोट करने के लिए पॉइंट है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वैल्यू इन बिटवीन सर्टेन इंटरवल, ओके, बिटवीन ए टू बी इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। ओके, तो ये आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके से कहीं आपको मशीन लर्निंग के सिग्निफिकेंस के उसमें नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं करूँगा कि यहाँ पे हम बैठ के वैल्यूज वगैरह निकालें।
बट या अगर आप निकालना चाहो तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली असाइनमेंट में दूंगा, आप निकाल सकते हो, आपको जस्ट बी एंड ए फाइंड आउट करना रहेगा, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। ओके, नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब आपकी ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है और ये आपको थ्रू आउट दी मशीन लर्निंग काम आने वाले हैं। तो इन डिस्ट्रीब्यूशन को आप बहुत ही अच्छे से आपको ये चीज नोट करनी है। सो आपकी पहली डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये सबसे पहली क्लास से हम एक कर्व देखते आ रहे हैं, बेल शेप्ड कर्व देखते आ रहे हैं, और वहाँ पे हम जब स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड की बात कर रहे थे तो भी हम इसकी बात कर रहे थे कि यार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका डेटा होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि आपकी डेटा की नॉर्मल टेंडेंसी क्या है। जैसे मैंने वेट की बात की, मैं मार्क्स की बात कर लूँ, मैं हाइट की बात कर लूँ, तो नॉर्मल टेंडेंसी क्या है, अमूमन क्या होना चाहिए, ठीक है। मीन प्लस माइनस 10 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस माइनस 10 स्टैंडर्ड, तो अमूमन क्या डेटा की अमूमन नॉर्मली क्या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ओके, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, आपको बेल शेप्ड कर्व मिलेगा इस तरीके से, आपको इस तरीके से बेल शेप्ड कर्व मिलेगा। ओके, इस तरीके से आपको बेल शेप का मिलेगा। और अब इसके अंदर आपकी कौन सी वैल्यू है, सो डेफिनेटली दिस इज वाई एक्सिस पे आपकी प्रोबेबिलिटी है, हर एक वैल्यू के होने की प्रोबेबिलिटी है। एंड यहाँ पे आपको किस तरीके से वैल्यूज मिलेंगी, तो जैसे मैंने बोला कि सपोज आपको एक सर्वे करने को दिया जाए एंड एक पर्टिकुलर एज के बीच में आपको बोला जाए कि यार आप लोगों के वेट्स फाइंड आउट करो, तो आपको पता है कि अगर आप इस तरीके से वेट निकालने पहुंचते हो, सपोज 25 to 35 के बीच में आप लोगों के ऐसे लोगों को पिक करते हो और उनके वेट्स निकालते हो, तो आपको पता है कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका वेट उस एज में 45 होगा, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका वेट क्या कहते हैं 120 होगा। बाकी आपको पता है कि इस तरीके से अब आप इसको ड्रॉ करते जाओ, इस तरीके से। अब आप मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट आप समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बीच में आपको बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, तो मैं इसलिए ये डंडियाँ बिल्कुल क्या कहते हैं ऐसा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे लगे कि बहुत सारी इन्फानाइट वैल्यूज हैं, क्योंकि हर एक वैल्यू के बीच में आपको काफ़ी सारी वैल्यूज मिलेंगी। अब आपको पता है कि जो नॉर्मल अगर डाइट वगैरह सब ठीक है, एक हेल्दी पर्सन है, और एक जो नॉर्मल हाइट भी होती है 5.5 या 5.6 5.7 ये हाइट है, तो उस बंदे का जो मैक्सिमम लोगों का जो वेट होगा पर इस एज में, वो मे बी मैं मान सकता हूँ कि 65 हो। ओके, और प्लस माइनस 10, सो प्लस माइनस 10 का मतलब हो गया कि मे बी 75 एंड हियर मे बी 55। हालांकि ये भी थोड़े से कम ज़्यादा है बट हाँ मान सकते हैं, ठीक है। से देन आप बोल सकते हो यहाँ पे 90, देन 100 एंड देन 110 एंड 120। तो इस तरीके से आपकी डेटा सेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, जब आपके पास कोई भी डेटा होती है, ठीक है, जब आपके पास कोई भी डेटा होती है एंड मे बी दैट डेटा सेट इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, दैट डेटा सेट इज नॉट नॉर्मलाइज, नॉट इन अ नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। लाइक जैसे आपने आउटलायर्स को देखा, ठीक है, मतलब आपको अपनी डेटा के अंदर कुछ आउटलायर्स दिख गए, या फिर आपके पास कोई ऐसी डेटा है जहाँ पे मैक्सिमम जो वैल्यूज हैं वो INR में है, इंडियन रुपीस में, और कुछ वैल्यूज हैं जो डॉलर्स में है, USD में। सो उनके डेटा के बीच में बहुत फर्क होगा, ठीक है। सो सपोज इस तरीके से आपके पास कोई वैल्यूज है 1 2 3 4 5 7 8 एंड देन यहाँ पे सपोज 100 हो गया। ओके, सो सारी वैल्यूज तो आपकी 1 से 10 के बीच में है बट एक वैल्यू आपके पास 100 में आ गई। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय अ डेटा नॉर्मलाइजेशन। आप ये काम बहुत करोगे मशीन लर्निंग के अंदर, आपको बार बार और अभी जो जैसे होता है ना कि बिना मैथमेटिक्स पढ़े जो लोग डायरेक्टली मशीन लर्निंग करने पहुंचते हैं, so they blindly do a normalization standardization without knowing the fact कि हो क्या रहा है, बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, बिना उसके उसको जाने, एंड हर एक डेटा सेट पे वो नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन लगाते हैं। जबकि डेफिनेटली दिस इज नॉट नेसेसरी कि आपको हर एक डेटा सेट पे नॉर्मलाइजेशन लगाना ही है या आपको हर डेटा सेट पे स्टैंडर्डाइजेशन लगाना ही है। ओके, आपको तभी लगाना है जब आपके पास कुछ इस तरीके से डेटा है।
Okay, and you know that I need to normalize my data to make this kind of a bell shaped curve. ओके और आपको इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल जितना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर आपका डेटा रहेगा आपकी जो मॉडल की आपका जो प्रोडिक्शन रहेगा या आप जो भी फॉरकास्टिंग करोगे वो उतना अच्छा रहेगा बिकॉज दिस इज अ जनरल पैटर्न। ठीक है, और मशीन लर्निंग का काम ही होता है वी नीड टू मेक अ जनरलाइज पैटर्न। हमें एक ऐसा जनरलाइज पैटर्न बनाना होता है जिसके ऊपर हम फ्यूचर की डेटा सेट अगर मुझे मिले तो मैं उसके ऊपर कुछ प्रोडिक्शन कर पाऊँ। ओके सो अब सपोज आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज आई नीड टू नॉर्मलाइज दिस डेटा सेट। मुझे सारे वैल्यूज को सेम स्केल में लाना है, स्केलिंग करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सो आई कैन टेक अ स्क्वायर रूट। आई कैन टेक अ स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट मैंने लिया तो यहाँ पे 10 आ गया। देन अगेन इफ आई टेक अ स्क्वायर रूट, सो अब ये वैल्यूज और अब ये वैल्यू और पास आ जाएगी। ठीक है, इन अ सेम वे आई कैन टेक अ लॉग। सो आई कैन टेक अ लॉग ऑल्सो टू स्केल दिस वैल्यूज। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप अपनी डेटा सेट को नॉर्मलाइज कर सकते हो। ओके सो दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ नॉर्मलाइजेशन। मतलब ये एक नॉर्मल टेक्निक्स हैं, ये कुछ एक आपकी नॉर्मल टेक्निक्स हैं जो आप मैथमेटिकली, ठीक है, अगर आपको मैथमेटिकली बोला जाए कि आपके पास जो डेटा सेट है उसको आप स्केल कर दो, सेम स्केल भी लेते हो, सो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ अ टेक्निक। यू कैन यूज अ लॉग फंक्शन, यू कैन यूज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, आप कर सकते हो। ओके देन देर इज समथिंग कॉल्ड अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कि आप विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको अगर सपोज हर एक वैल्यू के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हर एक वैल्यू की होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पे आप कैसे फाइंड आउट करते हो। सो दिस इज इक्वल टू 1/√। और आप देखो अब इसके अंदर आपको जितनी वैल्यूज मिलेंगी सारी वैल्यूज आपको पता है कि ये कौन कौन सी वैल्यूज है। सो 1/√2 पाई सिग्मा ई टू द पावर एक्स माइनस, थोड़ा सा साइड में और लिखना पड़ेगा। सो p of x is equals to 1/√2 पाई सिग्मा ई टू द पावर एक्स माइनस म्यू अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यूज नोन है। सो एक्स इज नथिंग बट आपको जिस भी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देन म्यू इज नथिंग बट अ मीन एवरेज, एंड देन सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके तो ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। सो आप हर एक वैल्यू की होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। सो डेफिनेटली आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वाई एक्सिस पे आपके पास क्या रहता है, वाई एक्सिस पे आपके पास प्रोबेबिलिटीज रहती हैं एंड एक्स एक्सिस पे आपके पास डेटा रहती है। सो सपोज इफ आई आस्क यू देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोज 55.5, 55 इस वैल्यू के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो यू कैन इजिली फाइंड आउट विद दिस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके तो ये होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिससे आप बेसिकली सिग्मा की वैल्यू आप निकाल सकते हो बड़े मजे से। ओके गाइस सो दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बट अभी भी एक चीज आप नहीं निकाल सकते, अगर आपसे कोई पूछे कि आप एक इंटरवल में कोई वैल्यू निकाल दो, आप इंटरवल में होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। ठीक है, अगर मैं सपोज आपसे एक आपको कोई टास्क दूं एंड देन इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन कि इस पर्टिकुलर टास्क का इस इंटरवल में पर्टिकुलर इस इंटरवल में मतलब 5 से 10 दिन में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मतलब एक इंटरवल में आपसे मैं पूछ लूंगा, एक इंटरवल की प्रोबेबिलिटी पूछ लूं, देन अभी भी आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसा कोई फंक्शन नहीं आया जिससे आप वो चीज फाइंड आउट कर सको। बट यस अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे दिस इज नथिंग बट आप यहाँ से क्या सीखते हो, नॉर्मलाइज करना, अपनी डेटा को आपको नॉर्मलाइज करना है। सो इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग नॉर्मलाइजेशन का एक और तरीका होता है। सो नॉर्मलाइजेशन का एक और तरीका होता है कि आपके डेटा सेट में जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, सो एक्स मैक्स जो मैक्सिमम वैल्यू है माइनस सॉरी एक्स माइनस एक्स मैक्स डिवाइडेड बाय एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन। सो
टिपिकली दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मलाइजेशन इन अ मशीन लर्निंग। मतलब आपकी जो डेटा सेट रहेगी उसको जब आपको नॉर्मलाइज करना होगा, सपोज किसी एक कॉलम को आप नॉर्मलाइज करते हो और उसके अंदर कोई 10-11 हज़ार वैल्यूज हैं, तो आप उसको इस तरीके से नॉर्मलाइज करते हो। ओके, सो these are all ways of normalizing your data set, ठीक है। और this is the probability distribution function for finding a probability of any particular value between in this curve, ठीक है। इस कर्व के अंदर किसी भी वैल्यू के होने की अगर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो यू नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, हेलो, एक सेकेंड। हाँ हाँ सुबह। हेलो। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये जो फॉर्मूला है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या आप एक बार? किस फॉर्मूले को? इसको? हाँ, ये जो प्रोबेबिलिटी निकालने वाला ये ठीक है, फॉर्मूला एक है। बार इसको लिख लिया सबने? इसको रफ कर दूं? यस सर। और बता सूरज कैसे? ठीक है, तो पहले हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं डेटा को, मतलब नॉर्मलाइज करते हैं उसको। उसके बाद फिर नॉर्मलाइज आपको करना होता है। नॉर्मलाइज आपको अपनी डेटा सेट को आउटलायर्स है आपके, तो हाँ आउटलायर्स हैं आपके डेटा सेट के अंदर, आपको पता है कि देयर आर मे बी एक सिंगल भी आउटलायर है या फिर मे बी आपके पास कुछ आउटलायर्स हैं। सो आपको अपनी डेटा को नॉर्मलाइज होना पड़ता है, अदरवाइज अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं तो आपको पता है कि हमने पहले बना रखा है वो एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। राइट। ओके, वो या तो लेफ्ट स्क्यूड बनेगा, राइट स्क्यूड बनेगा, बट वो एक स्क्यूड ग्राफ बनेगा। ओके, सो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी डेटा को नॉर्मलाइज्ड करते हैं। और ये जो फॉर्मूला है इसका उससे नहीं लेना है, इसका तो सीधा सा ये मतलब है तो कि हाँ, ये तो सीधा सा मतलब है कि आपको किसी भी वैल्यू की, मैंने बोला ना, जैसे आपको सपोज 55 की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको 55 की होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो अंडर रूट 2 पाई एंड सिग्मा इज व्हाट? सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये डेटा दी रहेगी ना, मींस आपके पास सपोज वेट्स की डेटा है ये, और ये आपके पास वेट्स हैं। सो 45 55 50 देन 70 देन 65 देन 75 देन 85 देन मे बी 120 देन 120, मतलब ऐसे आपके पास, आप रॉ डेटा कुछ भी ले लो, 10-12 डेटा, एंड अब आप इस डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो ना। यू कैन राइट इजिली फाइंड आउट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा सेट, ठीक है। राइट। एंड सो यहाँ से अब आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन समथिंग कुछ भी आती है, मान लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि सपोज 10 ले लिया, सो स्टैंडर्ड डेविएशन मान लेते हैं हमने 10 ले लिया, देन ई टू द पावर माइनस एक्स का मतलब क्या है, एक्स आपका 55 है, एंड देन सिग्मा, सिग्मा सपोज मेरे पास मैंने 65, जैसे मैंने बोला कि सपोज मेरा मीन 65 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर, सो 10 स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, जो भी यहाँ पे निकल के आएगा, ओके। ठीक है, क्लियर है? ओके, और ये चीज आप याद रखना। अब आप जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, जब आप ये आप देखो, इसका नाम आपको मैंने शायद पहले ही बताया, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, यस सर। ठीक है। तो अब आप जब नाइव बेस करोगे, जो क्या कहते हैं, मैं अभी लास्ट क्लास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता रहा था, तो उसी तरीके से एक एल्गोरिदम, नाइव बेस एल्गोरिदम, जहां पे आप पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालने की बात करते हैं। सो इनसाइड दैट नाइव बेस एल्गोरिदम मैं एक वर्ड यूज करूंगा उस फॉर्मूला के अंदर, लाइक्लीहुड, ठीक है, लाइक्लीहुड। सो लाइक्लीहुड जो चीज होगी कि मतलब जो वहां पे मैं लाइक्लीहुड की बात करूंगा, वहां पे आप गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, यही फॉर्मूला अप्लाई करते हो, यही सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो इनसाइड दैट नाइव बेस एल्गोरिदम, ठीक है। वो हम उस टाइम पे देखेंगे, बट अभी आपको ये मतलब समझ में आ रहा है कि ये क्या है, कि केवल आपको किसी भी वैल्यू के होने की प्रोबेबिलिटी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो इनसाइड अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो जैसे मैंने मैक्स लेके किया, एक्स माइनस एक्स मैक्स डिवाइडेड बाई एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन, सो उस तरीके से आप उसको नॉर्मलाइज करोगे अपने डेटा सेट को पहले, एंड देन you are able to you are able to find out the probability of any value inside this curve, okay, ठीक है। शुभम, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है।
ओके, अब देखो नेक्स्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आती है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो नॉर्मलाइजेशन के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई एक मीन की वैल्यू फिक्स है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फिक्स है। ओके, देयर इज नथिंग सच काइंड ऑफ लाइक हाइपोथेसिस की मीन शुड बी दिस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी दिस, ये नहीं है, ठीक है। जस्ट वहां पे क्या है कि हाँ आप नॉर्मलाइज कर ले रहे हो अपने डेटा को। आप हमेशा ये दो टर्म्स पढ़ोगे, हमेशा करोगे अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ, बिफोर अप्लाइंग अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, आप ये वर्ड हमेशा सुनोगे। सो यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है। नॉर्मलाइजेशन तो आप ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आप नॉर्मली कर ले रहे हो, अपने डेटा को आप स्केल कर ले रहे हो, ठीक है, स्केलिंग कर ले रहे हो। बट स्टैंडर्डाइजेशन का क्या फंडा होता है? इन स्टैंडर्डाइजेशन मींस जब आप स्टैंडर्डाइज करते हो अपने डेटा सेट को, सो आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन आपकी डेटा का जो म्यू होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0, और आपकी डेटा का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो हमेशा 1 होगा। वन। मींस मीन इज इक्वल्स टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 1। अब ये चीज होती कैसे है? सो अगेन गाइस, बी विद योर कैलकुलेटर, ठीक है, ये चीज अब देखो, आप ये चीज खुद फाइंड आउट कर सकते हो ये चीज होती कैसे है। सो सपोज देयर इज वन डेटा सेट, यहाँ पे मैं एक डेटा सेट लिख रहा हूँ, डमी डेटा सेट, रॉ डेटा सेट। सो मे बी दीज आर सम वैल्यू, सो मे बी 1 then 3 5 6 then 8, so 1 2 3 4 5 and then ज़्यादा नहीं लेते हैं, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, 10। ओके, सो यहाँ पे अब आपका जो, और 10 नहीं करता हूँ मैं, ये ज़्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो इट सपोज 20। ओके, अब यहाँ पे जब आपने अपनी डेटा सेट को ड्रॉ किया, ओके, सो मे बी जब आपने अपनी डेटा सेट को ड्रॉ किया, सो सपोज आपने जब अपनी इस डेटा को ड्रॉ किया है एंड ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ही है, एक वैल्यू जस्ट है, तो बहुत ज़्यादा कोई स्क्यूड नहीं होगा। अब सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट इज द म्यू ऑफ दिस डेटा, मीन क्या है इस डेटा का? 7.16 क्या होगा सर? मीन आएगा 7.16। 7.16। okay, so mean of this data is nothing but a 7.16। okay, so मान लेते हैं 7.16। अब अगर मेरा जो मैं बोल रहा हूँ कि आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन मैं और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते रहो, आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन अगर मैं स्टैंडर्डाइज कर देता हूँ अपनी डेटा सेट को, सो मेरा जो म्यू होगा वो 0 हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि सपोज दिस इज 7.16, तो लेफ्ट हैंड साइड में कहीं मे बी मैं बोल सकता हूँ कि मेरा यहाँ पे हो सकता है कहीं पे 0, यहाँ पे मेरा म्यू 0 हो जाए, ठीक है। इफ म्यू इज 7.6 हियर, सो मे बी दिस इज माई ओरिजिन, म्यू इज 0, एंड यहाँ पे मैं अपनी डेटा सेट को ड्रॉ कर दूँ। तो मुझे करना क्या है? मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट मुझे ये शिफ्टिंग करनी है जहाँ पे मेरा मीन 0 हो जाए। ओके, so guys just let me know the standard deviation of this particular data set। standard deviation क्या है इसकी? Yeah, quick guys, what is standard deviation of this particular data set?
Okay, guys, standard deviation. I hope that you guys didn't forget the formula at least. सॉल्व कर रहे हैं अभी. Okay. So 15.83 something आएगा. It's up to you. Correct है ना? Correct है तो it is for you. Okay. 15.83. Anyone else जो भी find out कर रहा था verify कर लो भाई. 15.83. Okay. So suppose if it is 15.83, it is fine. Now you need to find out. You need to standardize the data set. Standardization के लिए आप क्या करते हो? So for standardization, you have something called a Z value. ठीक है? You need to calculate something called a Z statistic or a Z value. So Z is nothing but x minus mu upon sigma. Okay. So x minus mu upon sigma. अब आप जब ये चीज करोगे, now you get a means अब आप अपनी डेटा को स्टैंडर्डाइज कर लोगे. So x minus mu upon sigma का मतलब क्या होगा? So 1 minus 7.16 divided by sigma 15.83. ठीक है. So इस तरीके से आप 1 minus 7.16 divided by 15.83. So if this value is correct, एंड डेफिनेटली आपके काफ़ी जो वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव आएंगी. देन देयर आर टू वैल्यूज आर पॉजिटिव. अब आप अगर इन वैल्यूज को लिखते हो, सो योर न्यू डेटा सेट डी डैश. ओके. सो योर न्यू डेटा सेट आप यहाँ पे आप लिखते हो ये कैलकुलेट करके. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर पुटिंग दिस न्यू वैल्यूज, ओके, आफ्टर पुटिंग दिस न्यू वैल्यूज, अगेन if you are finding a mu and if and standard deviation, so that will be very close to, so your mu will be very close to 0 and your standard deviation will be very close to 1. Okay, so this is what do you mean by a standard normal distribution, or this is what meant by a standardization. Okay, if you want to check, so definitely you can check this thing. अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपको कैलकुलेशन करनी होगी, then only you can check. So if you want to check, you can definitely check. I can wait, but if you think that it will take a larger amount of a time, so we can proceed. Fine guys, anyone who is doing this calculation or The Z value. Z value, and after finding the Z value, yeah, anyone who is doing this calculation Z values? Yeah, it's just minus 0.38. Minus 0.38. Then the next value is 3 minus 7.16 divided by 15.83. Then the next Yes. value is 5 minus 7 point. So in that way, I think up to 6 आपकी values जो negative में आएगी. Then from 8 you got 2 positive values, but that positive values are also very small. So you can definitely think that mu will be equals to 0, not a definite 0, but it will be very close to 0, and a standard deviation will be very close to minus very close to 1. Okay. Yes, sir. Okay guys, everyone यहाँ तक clear है standard normal distribution तक? Yes, sir. शुभम, किसी को भी कोई दिक्कत है? आपको किसी को भी कोई दिक्कत, कोई चीज ना समझ में आई यहाँ तक? तो बेसिकली ये जो Z स्कोर बोलते हैं ना इसको, तो क्या बोलते हैं? जो वैल्यू रहेगा
ये जो z का है, z को g स्क्वायर बोलते हैं, यही है ना दिस इज अ जी स्टैटिस्टिक, ठीक है, ये आपकी जी स्टैटिस्टिक है। एंड या आप बोल सकते हो दिस विद द जेड स्कोर आप ये काम करते हो। सो ये तो हमेशा जेड का फॉर्मूला हमेशा यही रहता है। एंड देन अभी आगे जब आप हाइपोथेसिस पढ़ोगे, सो इट विल चेंज लाइक फॉर हाइपोथेसिस, सो जी, बट आपसे कोई बोले कि जी स्कोर या जी स्टैटिस्टिक और जी टेस्ट के बीच में डिफरेंस होता है, सो दिस इज नॉट अ जी टेस्ट, ठीक है, जी टेस्ट का फॉर्मूला ये नहीं होता है। This is not a formula of G test. This is the formula of आप बोलो कि standardization. This is the formula of standardization. ठीक है? Okay. Okay. Now अब देखो, अब आप इसकी हेल्प से now you can find out basically जो आपसे मैं बात बोल रहा, now you can find out a probability in between certain interval. ठीक है, now you can find out, now you are able to find out the probability in certain interval. Okay, so suppose if I ask you a question, और मैं आपको कुछ बुक्स के क्वेश्चन भी यहाँ पे डालूंगा, बट एक सिंपल क्वेश्चन। so suppose if I ask you the question, suppose आपको मैं कोई असाइनमेंट देता हूँ, ओके, सो मे बी एक टाइम कांस्टेंट में भी आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, सिंपल सा असाइनमेंट, एंड mostly people are able to do that assignment in of 1 hour, ठीक है। सो असाइनमेंट की जो टोटल टाइमिंग है, या फिर मैं ऐसे डिक्लेयर ही कर देता हूँ कि असाइनमेंट जो है वो टोटल 1 आवर का है, ओके। एंड नाउ I am interested in finding the probability that what is the probability that all of you guys are able to complete the assignment in 45 to 60 minutes, in between 45 to 60 minutes. Okay, now my question is, I am interested in finding out the probability that what is the probability that you are able to complete the assignment. Suppose if I select any random person, so that random person is able to complete the assignment in between 45 to 60 minutes. What is the probability of this thing? Okay, क्वेश्चन समझ में आया? सर अगेन रिपीट। मैं बोल रहा हूँ, सपोज मैंने आपको कोई असाइनमेंट दिया, एंड अब आपसे मैं सपोज टाइम पूछता हूँ, तो मैक्सिमम मैंने उस असाइनमेंट की जो टाइमिंग लिख रखी है वो 60 मिनट्स ही लिख रखी है, ठीक है। सो आपके पास टोटल 60 मिनट ही हैं। And now if I ask you the question, suppose if I select any random person, so out of this 9, suppose if I select any random person, suppose if I select Asakti, so what is the probability that that random person is going to complete the assignment in between 45 to 60 minutes? ठीक है, अभी समझ में आया? ओके, सो दिस इज माय क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको चीजें दी हुई हैं, मे बी म्यू जो है आपका, दैट इज लाइक, सपोज आपका जो म्यू है, सो म्यू मे बी 50, ओके। सो सपोज मैंने एवरेज जब निकाला, तो मोस्टली बच्चे जो है, और जो आपके टाइमिंग का एवरेज है वो 50 मिनट आ रहा है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज इक्वल्स टू मे बी 10, okay. So standard deviation may be 10 and mu is equals to 50, okay. So 50 plus minus 10, ये क्या करते हैं, मुझे डेटा मिला हुआ है, और I want to find out this probability, means probability in between certain interval, probability in certain area, ठीक है। So now I have a formula, so I have a formula, so x minus mu upon sigma, okay, then it is mu minus x upon sigma lesser than equals to z is lesser than equals to x minus mu upon sigma. It means what? It means nothing but x is what, 45 minus 50 upon sigma, so sigma is nothing but 10, lesser than equals to z is lesser than 60 minus 50 upon 10, ठीक है। ये वैल्यू क्या आएगी? So this is going to be minus 0.5, and
minus 0.5 lesser than or equals to z is lesser than equals to what? So 1. this is going to be 1. Okay. But still I am not able to find out that probability because I apply the formula. I applied the formula of Z statistic, but still I am not able to find out the probability in this particular interval. ठीक है, अभी भी मुझे वो probability नहीं मिल पाई है या हमें प्रोबेबिलिटी नहीं पता चली है. यस, वी आर एबल टू फाइंड आउट. ठीक है, हमें ये वैल्यूज पता चल गई कि हमें किस वैल्यू से किस वैल्यू तक जाना है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी. ओके, सो नाउ फॉर फाइंडिंग दिस प्रोबेबिलिटी टू नो दिस वैल्यू. ओके, अब ये वैल्यू कैसे पता चलेगी आपको? सो probability inside any area or any interval. अब आप ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? सो फॉर दिस थिंग you need to check the jet table. So there is something which is called jet table available for you, through which you can find out this kind of a probability. Okay, so now I need to find out a jet table, and अब आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि आपको jet table को देखना कैसे है. Okay, so now check the jet है. तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे just jet score table. Okay, so jet score table, and do this thing along with me, otherwise you guys are confused that how we can like able to find out any value inside this jet table. Okay, so I just choose the very, maybe no, this is not the PDF is always like confusing. Although every jet table is like the same, but yeah, this one is good. Okay, this one is good. Okay, so okay, although you guys can like check any jet table is same everywhere, but for the simplicity this is looking good, so I just choose this link, so I can share this link with you guys. 1 second. Okay, fine. सो सबसे पहली चीज क्लियर कर लो कि आपकी जो भी एरिया होगी, सो वेदर यू हैव अ नेगेटिव वैल्यू और वेदर यू हैव अ पॉजिटिव वैल्यू, so always area will be on the left hand side. And now you can check. Okay, so this is a negative values, this is a jet table of a negative values, and this is from a 0 to 3.4. okay, but this is also on a negative side, so area will be covered on a negative, on the left hand side, not negative side, left hand side. And if you check the positive values of z also, and we have both the values, we have a negative value also and we have a positive values also. So if you see the positive values also, so the area will be on the left hand side again. Okay, so area will be on the left hand side again. Now अब आप देखो, so सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, z of 0.05. ओके, सो अब आप देखो कि आपको एक वैल्यूज तो दी गई है z की, ठीक है, एक वैल्यूज तो आपको z की दिखेगी. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ z, बट यू आर एबल टू चूज, आपको ये भी चूज करना है कि आपको किस वैल्यू पे चाहिए. ओके, सो इट मे बी 0.01, 0.01 और 0.02 और 0.03, ये चीजें आपको चूज करना है. ओके, सो फॉर दैट आप हमेशा क्या फाइंड आउट करोगे, सो so for 0.50, so आपको कैसे 0.50 कैसे मिलेगा? So 0.50, so how you get this value 0.50? So if I choose a 0.00 and then if I add 0.50 in that, so I can get a minus 0.50, और यही मुझे find out करना है.
ओके, सो मतलब मुझे 0.5 निकालना है ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ दिस, ओके, बिकॉज अगर मैं 0.1 पे कर दूंगा सो इट विल बी 0.51, ओके, सो ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ दिस, पहले वाले पे. नाउ go ahead, so just scroll down and you can get a 0.5. Okay, so this is where you get a 0.1 second, this is where you get a minus 0.5. Okay, and the value on the intersection of 0.00 and a 0.50 is nothing but a 0.3085. so this will be your value, this will be your value. मतलब अगर अब मैं यहाँ पे अब यहाँ पे आप ड्रॉ करो, so now if you draw a curve, a normal distribution curve over here. Okay, so if you draw a normal distribution curve over here, and if you so this is nothing but a mu equals to 0 because this is a standard normal distribution, and ये आपकी एरिया है, ओके, बिकॉज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में एरिया होगी. सो एंड मे बी ये आपका माइनस 0.5 होगा बिकॉज अगर ये बीच में 0 है सो मे बी इस साइड पे कहीं पे 0.5 होगा. एंड ये एरिया की जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है, 0.3085. ओके, सो 3085. फाइन, सो एक वैल्यू आ गई आपकी, एक वैल्यू मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की जो माइनस 0.5 की वैल्यू थी वो आ गई आपकी. नाउ यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यू एट 1. Okay, so I need to clear this drawing first. So come on to this value. अब आपका जो 1 है that is positive and again you need to find out 1 and plus 0.00 because आपको केवल आपको 1.01 नहीं, आपको 1.00 ही फाइंड आउट करना है. So for that अब आपको बड़े अच्छे से आइडिया होगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है. So this one, okay, and the value corresponding or the intersection of this is nothing but a 0.8413. Okay, so 0.8413. Now again if you draw the same thing, again if you draw that curve, so suppose if I again draw this curve, now I know that अब देखो यहाँ पे आपका कहीं 0.0 है, यहाँ पे आपका 0 है. Now on the left hand side you have a 0.05 definitely, and this value is nothing but a 0.3085. Okay, then a second value आपकी कहाँ पे आई, second value आपकी कहीं यहाँ पे आएगी 1, and this value is nothing but a 0.8413. एंड अगेन आप पूरे लेफ्ट हैंड साइड की एरिया कवर होगी इसके अंदर. नाउ हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट कौन सी एरिया निकालने में है, वी ओनली इंटरेस्ट इन फाइंडिंग आउट बेसिकली एरिया कवर्ड इनसाइड अ ग्रीन रीजन. ओके, एरिया कवर्ड इनसाइड अ ग्रीन रीजन मतलब मेरे को तो केवल ये वाली एरिया निकालनी है ना यार, ठीक है, मुझे तो केवल इस वाले इंटरवल के अंदर एरिया निकालनी है 0.-0.05 से लेके 1 तक. सो इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, सिंपल 0.8413 minus 0.3085. now इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, what will be the answer of this calculation. So this is nothing but I think so 0.5328 means 53% प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं कोई एक रैंडम पर्सन सेलेक्ट करता हूं आउट ऑफ दिस 9 पर्सन, सो अगर मैं किसी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करता हूं सो देयर इज 53% चांस या 53% प्रोबेबिलिटी दैट पर्टिकुलर गाय इज एबल टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट इन बिटवीन 45 to 60 मिनट्स. ओके, ये क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, कहीं पे कोई डाउट किसी को? सभी लोग एक बार और थोड़ा जो वैल्यू निकाले एक बार और क्लियर कर दीजिए सर. ओके, देखो ऊपर से 0.05 से यस ओके Yes. ओके, सो सबसे पहले मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है, 0.05. ठीक है, सो
Let me minimize it also. ठीक है, देखो सो अब सही है, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे निकालना है 0.05 पे, -0.05 पे। ओके, सो सब आपको हमेशा ये दोनों टेबल दिखेगी, पॉजिटिव वाली भी है, नेगेटिव वाली सी। टोटल वैल्यू जो होती है जेड की स्टैंडर्डाइजेशन की जो टोटल वैल्यू होती है, ये काफी बिग में आपको -4 to 4 दिखेगी, मींस अ मिनिमम वैल्यू इज -4, मैक्सिमम वैल्यू इज 4। और मोस्टली बुक्स में, मींस मोस्टली जगह पे आपको वैल्यू दिखेगी ऑन द इंटरनेट, या फिर मोस्टली बुक्स में आपको वैल्यू दिखेगी -3.4 to +3.4। ओके, दैट इज क्लियर। सेकेंड थिंग, जब भी आपको नेगेटिव साइड में वैल्यू निकालनी है, सेकेंड थिंग कि आप चाहे नेगेटिव साइड में वैल्यू निकाल रहे हो, चाहे आप पॉजिटिव साइड में वैल्यू निकाल रहे हो, जो एरिया कवर होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ओके, जो भी एरिया कवर होगा, चाहे आप नेगेटिव साइड में निकाल रहे हो, चाहे आप नेगेटिव जेड की वैल्यू निकाल रहे हो, चाहे आप पॉजिटिव जेड की वैल्यू निकाल रहे हो, एरिया विल बी कवर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज। ठीक है, Yes, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। अब देखो, आपको अगर जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जेड की वैल्यू निकालनी है, तो आपको देखो, दिस इज अ रो ऑफ जेड एंड दिस इज द कॉलम। आपको रो दिया हुआ है, आपको कॉलम दिया हुआ है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट, अगर आप आपकी डेफिनेटली आपके पास तो वैल्यू ये भी हो सकती है ना, 0.51 या 53, ये भी तो वैल्यू हो सकती है। इसकी भी तो आपको जेड निकालने को हो सकता है कि आप इसकी जेड निकाल रहे हो। Yes, sir. ओके, सो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू सेलेक्ट द कॉलम आल्सो। ठीक है, आपको कॉलम भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट वैल्यू, सो 0.01 देन 0.00 देन 0.01 0.02। ओके, सो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेगा इस रो और कॉलम का। ओके, so in my case it is very simple, it is 0.50। अब आपको अगर 0.50 निकालना है, it means what, अभी 0.50 किसके समेशन से आएगा? सिंपल है, 0.00 अगर आप ये करते हो, so it will be what, 0.50। yes, सही है। ओके, yes, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे को 0.50 दिख रहा है यहाँ पे मुझे 0.50 दिख रहा है, दिस इज माई 0.50। अब मुझे कैसे निकालना है? सो 0.00 मीन्स मुझे ये वाला कॉलम चूज करना है। रेस्ट सारे कॉलम से, आगे की कॉलम से मुझे मतलब नहीं, मुझे ये वाला कॉलम चूज करना है। सो आप इस कॉलम में आगे आते जाओ एंड देन जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके, आप ऐसे सीधी लाइन बनाते जाओ, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी योर वैल्यू। ओके, सो Okay. यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है? 0.3085। सो आपकी P ऑफ, जब भी आपसे पूछा जाए P ऑफ 0.05 विल बी व्हाट, 0.3085। क्लियर है? Yes, sir. Sir, ओके, एक डाउट है, हाँ, how to identify which column we have to find? वही तो कब से बता रहा हूँ कि देखो, यही से तो पता चल रहा है। जैसे हाँ अभी हाँ मैंने बोला ना कि आपकी वैल्यू चेंज हो जा रही है। सपोज यहाँ पे 0.53 होता, तो आप क्या करते? 0.03 एंड 0.50, सो इट विल बी व्हाट, 0.53। तब आपका कॉलम क्या होता? तब आपका ये तीसरा वाला कॉलम होता, ये वाली वैल्यू होती हाँ तब हाँ, आपकी। थैंक यू। ठीक है, yes, अगर आपसे पूछा जाए P ऑफ 0.53, तो आपका आंसर होगा ये 0.2981। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, नाउ अब नीचे, अच्छा नीचे वाले का भी बताऊं कि क्लियर है? अब Oh, clear yes. Oh, yes, sir. क्लियर है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। बस आपका पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव साइड में फाइंड आउट करोगे, दोनों टेबल आपको हमेशा दी रहेगी, एंड नेगेटिव है तो नेगेटिव, बट एरिया हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी। ओके, सो मेरा जो फाइनल आंसर हो जाएगा, मेरा जो फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा, वो क्या आएगा? 0.53। अब उसके आगे की वैल्यू में भूल गया, मे बी 25 था। सो इसका मतलब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 53.25। ओके, मीन्स 53% चांस है कि भाई अगर मैं किसी रैंडम पर्सन को चूज करता हूँ तो वो 45 to 60 मिनट्स के बीच में असाइनमेंट कंप्लीट करके दे देगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 53% है। ओके, Yes, sir.
ठीक है ना। अब देखो एक सेकेंड, just take one more question and then we can like proceed. Okay, one second. हेलो। हेलो। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ पूछो। आपने बोला कि हमेशा लेफ्ट वाला एरिया कवर होता है, तो पॉजिटिव के केस में भी लेफ्ट वाला ही होगा, राइट? मतलब अभी नेगेटिव के केस में जो कर्व है, कर्व का लेफ्ट वाला एरिया लिया अपन ने, ओके? तो पॉजिटिव के केस में भी लेफ्ट वाला ही लिया, लेफ्ट वाला लिया तो ओके, तो फिर वो दोनों एरिया को अपन माइनस करेंगे और अपने को जो एरिया बचेगा वो अपना परसेंट है, राइट? अभी लिया ना, वही प्रोबेबिलिटी है। लिया। हाँ, एक बार वापस से बना दूं क्या वो वाली चीज? नहीं नहीं नहीं, मैं बस खाली ये क्लियर कर रहा था बस। ओके ओके। देखो यार, ये क्या है, एक क्वेश्चन है बट वो क्वेश्चन इसके अंदर वो रेशियो पता नहीं क्या, बट वो ले नहीं रहा है। सो जस्ट मैं आपको क्वेश्चन आपके ग्रुप पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ एंड जस्ट गिव मी द आंसर। ओके, वन सेकेंड। सो दिस इज एन इमेज, अभी आपको जो मैं भेज रहा हूँ, एंड जस्ट everyone look at in that image and give me the answer. So सबसे पहले तो मुझे ये बताओगे कि what we need to find out, ये इसके अंदर क्या चीज होगी? ये तो सिंपल है, पहले ये तो बता दो इसके अंदर क्या होगा। इमेज किधर भेजा सर आपने? यार इमेज भेजा ना। कहाँ पे? व्हाट्सएप ग्रुप पे? यहाँ पे वो ले नहीं रहा था इमेज। सर 700 ग्रेटर देन है, इसको जब 700 से ज्यादा करेगा तो बिल्कुल। सो यहाँ पे भी तो आप वही चीज फाइंड आउट कर रहे थे। मैं यहाँ पे आपको इंटरवल नहीं देके आपको डायरेक्ट एक वैल्यू दे दी। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करनी है? यहाँ पे आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, x इज ग्रेटर देन 700 नॉट इक्वल्स टू आल्सो, यू ओनली नीड टू फाइंड आउट दिस। अब आपके पास x की वैल्यू है, आपके पास म्यू की वैल्यू है, आपके पास सिग्मा की वैल्यू है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपके पास। म्यू की वैल्यू आई थिंक 494 दी हुई है और सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई है 100। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो अब यहाँ पे। अब आपको करना क्या है यहाँ पे? अब आप सबसे पहले तो आप z की वैल्यू निकाल लोगे। सो z इज व्हाट? z इज नथिंग बट 700 माइनस 4 what is x minus mu 494 divided by 100. So it
will be equals to what? So ये हो जाएगा आपका 6 and 200, 206 upon 100 means 2.06. बस अब आपको पता है आपको क्या करना है इसके आगे. ओके क्लियर है? Yes, sir. So in this way you can practice like more question. अब आपसे मैं इसी क्वेश्चन के अंदर पूछ लूं कि suppose ये greater के लिए था. So maybe if I ask you that what is the probability that of randomly draw a score between maybe 550, maybe a 550 or lesser than 550. Okay, 550 या 550 से छोटा हो तो आपकी वैल्यू बस ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, x is lesser than equals to 550. And maybe I can ask in maybe in one interval, जैसे यहाँ पे interval दिया था वैसे आपसे एक interval में भी पूछ सकते हैं कि what is the probability that score will be between 400 to maybe 600. Okay. Yes, sir. Yes. ठीक है, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Okay, now let's move on to the next thing. Okay, so अब देखो stats के अंदर sir there are one very important concept which is called estimation, और ये estimation हम भी खूब करते हैं. There is something called an estimation. अब देखो estimation का क्या मतलब है? Estimation हम कैसे मैं कैसे बोला हूँ कि हम भी बहुत करते हैं. Definitely, suppose if I and there are two kind of estimation. Everywhere there are two kind of an estimation. तो आप चाहे आप कोई मार्केट चला रहे हो, ओके मे बी आप अपनी कोई शॉप एस्टेब्लिश कर रहे हो, आप अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर रहे हो, मे बी आप किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हो. सो एवरीवेयर यू डू सम काइंड ऑफ एन एस्टिमेशन. ओके, सो एस्टिमेशन किस तरीके की? सो एस्टिमेशन मे बी देयर आर टू काइंड ऑफ एन एस्टिमेशन. सो आपकी मे बी हो सकता है पॉइंट एस्टिमेशन, इट मे बी अ पॉइंट एस्टिमेशन, और सेकंड हो सकता है इंटरवल एस्टिमेशन. इंटरवल एस्टिमेशन, ठीक है. अब पॉइंट एस्टिमेशन का क्या मतलब होता है? जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए या आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग खुद से कोई क्वेश्चन करते हो एंड देन यू आर एबल टू गिव दैट आंसर, मे बी स्पेसिफिक आंसर. स्पेसिफिक आंसर मतलब आप एक डेफिनेट कोई नंबर आप चूज कर पा रहे हो. Okay, maybe if you are able to choose a definite number. Suppose if I आपसे मैं पूछूं maybe I assign you some project and I ask you the question, okay, so how many days you will take to complete this particular project, and you give me a reply that I will take 7 days. Okay, means on 7th day I am able to deliver you this particular project. Okay, so आपने क्या बोला? आपका estimation क्या है? Means you make a some kind of an estimation, and definitely mathematically आपकी कोई भी estimation या आपका कोई भी probability कभी भी 100 से ऊपर नहीं हो सकता. So this is just a hypothetical thing कि people will say okay, I have a 500% of a confidence, I have a 400% of a confidence, but that will not go beyond 100% in actual term in terms of a mathematics. Okay, so अब आप maybe with some confidence, okay, with maybe a 95% confidence, with maybe a 97% confidence, with some confidence you are able to say this thing कि मैं आपको 7th day पे ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर दूंगा. ओके, सो जब आप एक पर्टिकुलर कोई नंबर चूज करते हो या फिर आप कोई एक आपके पास पर्टिकुलर एक कोई नंबर चूज आप करते हो या एस्टिमेट करते हो, so that is called point estimation. Now suppose someone say that I am able to deliver this project in between 7 to 10 days. Okay, so मुझे 7 से 10 दिन लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में. So that is called interval estimation. So in a market analysis or in anywhere we are doing this kind of estimation. आप सभी करते होंगे, ठीक है. आप से जैसे अभी मैंने बोला कि हमें 6 से 7 महीने लगेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने में. मे बी मैं 6 मंथ बोलूं, सो दैट इज एन एस्टिमेटेड 6 मंथ. देन 6 से 7 महीने बोलूं मतलब दैट इज अ काइंड ऑफ इंटरवल एस्टिमेशन. ओके, सो इट मींस व्हाट कि
मैं एक एस्टिमेशन बता रहा हूँ। सो आपने उसके हिसाब से आप अपने आप कुछ प्लान करते हो कि सो 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा मुझे मान लो ये करने में, या 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा मुझे अपना स्टार्टअप सेटअप करने में। ओके, सो एवरीवेयर यू डू सम काइंड ऑफ एन एस्टिमेशन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ एस्टिमेशन। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन के अंदर व्हाट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कॉन्फिडेंस, कि हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंस in building any kind of an estimation. Okay, so how much you are confidence. So how confidence you are, how many percent means कितना ज्यादा आप confidence हो कोई भी estimate करने में. Okay, so there are a different kind of a confidence level. Okay, या तो आप उसको confidence interval भी बोलते हैं and हम उसको confidence significance level भी बोलते हैं. Okay, so how much your confidence. So ये जो actual में अब देखो ये confidence वैसे तो क्या कहते हैं आप किसी चीज के लिए 5% भी कॉन्फिडेंस हो सकते हो, 10% भी हो सकते हो, ठीक है. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, बट इन टर्म्स ऑफ अ प्रोबेबिलिटी आपकी जो ये कॉन्फिडेंस है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है. ओके, सो या मे बी आप बोल सकते हो कि 5 पार्ट में डिवाइड होती है. सो देयर आर different level of significance and different level of a different percentage of a confidence. Okay, so first thing is like you may be a 90% confidence for anything. Okay, then you may be a 95% confidence, then you may be a 99% confidence, or maybe a 98% confidence, and you may be a 99% confidence. ओके, एंड सेम ईयर. तो सपोज आप किसी एक डायरेक्शन में, मे बी आप पॉजिटिव डायरेक्शन या आप नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब जैसे अभी आपने किया तो आपके पास क्या था कि ग्रेटर देन 700 से बड़ा स्कोर आने की. ठीक है, मतलब आप केवल एक डायरेक्शन की बात कर रहे थे. ठीक है, सो आप चाहे एक डायरेक्शन की बात करते हो या मे बी हो सकता है कि आप दोनों डायरेक्शन की बात करोगे. सो जब आप दोनों डायरेक्शन की बात करोगे सो आप क्या करोगे कि मतलब आपका जो आपकी जो भी कॉन्फिडेंस आएगी दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2. अगर आप एक डायरेक्शन की बात करोगे सो दैट विल बी एज इट इज. Okay, so there are 4 different confidence level: 90%, 95%, 98% and 99%. अब इनका मतलब क्या है कि ये जो मैं एस्टिमेशन कर रहा हूँ कि मैं 7वें दिन आपको प्रोजेक्ट डिलीवर कर दूंगा, उसके लिए I am 90% confidence. So I am 90% confident that I am able to deliver the project on the 7th day. Okay, in the same way I am 95% confident that I am able to deliver the project on the 7th day, then 98% and 99%. Okay, so ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स हैं या फिर ये बोलो आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं. Okay, this is different measures of a confidence. Okay, and the same thing अगर आपसे मैं बोलूं what is the margin of error, what is the margin of error if you are like if you are 90% confidence for any estimation, then what is the margin of error. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा मार्जिन ऑफ एरर यहाँ पे? 10%. ओके, 5%, 2%, 1%. This is what? This is a margin of error. 90% कॉन्फिडेंस हो मतलब 10% तो चांस है कि हो सकती है, गलती हो सकती है, या हो सकता है नहीं कर पाएंगे. ओके, इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं ना? डेफिनेटली इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोल नहीं सकते, इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं. ओके, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस and it denoted by alpha. Okay, so level of significance, margin of error, fine. So now just take I'm going to take a raw data. ठीक है, एक raw data के ऊपर पहले ये कैलकुलेशन करते हैं एंड देन आपको मैं एक जनरलाइज जैसे अभी एक इमेज दिया था उस तरीके का क्वेश्चन करेंगे. ओके, सो एंड इस टाइप का एस्टिमेशन डेफिनेटली आपके काम आता है. मे बी सपोज आप
कोई मोबाइल की शॉप चला रहे हो या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप चला रहे हो, किसी भी तरीके का आप कोई मार्केट चला रहे हो, मे बी गैजेट्स हैं आपके, कई सारे गैजेट्स हैं, आप कोई इस तरीके का मार्केट चला रहे हो, कुछ से कुछ भी। सो सपोज आपने एक एस्टिमेशन किया और आप सपोज इस तरह की कैलकुलेशन नहीं जानते हो, आप इस तरह की कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो, सो देयर मे बी सम ट्रबल फॉर यू, क्योंकि मे बी सपोज कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ मार्केट के अंदर एंड आपने उसके सपोज 100 पीसेस मंगवा लिए, ओके, मे बी आपने उसके 100 पीसेस मंगा लिए एंड without doing any kind of a calculation, without doing any kind of a market analysis, आपने suppose 100 pieces मंगवा लिए। So अगर मे बी डिमांड आपके 80 पीसेस की होती है, ओके, एंड मे बी डिमांड अगर 130 पीसेस की होती है, सो इन बोथ द केसेस यू हैव सम लॉस, ओके। सो अगर कम पीसेस की डिमांड होती है देन ऑल्सो आपके पास मे बी कम पीसेस की डिमांड होगी तो आपके 20 पीसेस जो होंगे वो दैट मे बी वो वेस्ट हो जाए, ठीक है। एंड सपोज 130 पीसेस की डिमांड होती है तो आप अगर आपके पास 30 मोबाइल और होता तो डेफिनेटली यू कैन गेन सम प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू योर बेसिकली जो भी आपके आसपास के और शॉप्स हैं उनसे आपको आपको ज़्यादा बेनिफिट होता, बट यू लॉस दैट दिस 30 लाइक पीसेस प्राइस, ओके। सो आप बिना मार्केट एनालिसिस किए या बिना इस तरीके के कोई भी एस्टिमेशन किए अगर आप कुछ भी करते हो, सो डेफिनेटली देयर मे बी सम लॉस, ओके। सो सपोज आपके पास कोई डेटा है, यू हैव सम प्रीवियस डेटा, सपोज आपके पास पूरे 1 साल का डेटा है, ओके। सो मैं मानता हूँ मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, सो मे बी मैं 12 मंथ का डेटा लेता हूँ एंड देन आई एम मेकिंग वी आर गोइंग टू मेक अ प्रोडिक्शन और वी आर गोइंग टू मेक अ एस्टिमेशन फॉर द 13th मंथ में, मीन्स जो आपका 2022 शुरू हो रहा है उसके पहले मंथ के लिए मैं सपोज एस्टिमेशन कर रहा हूँ। सो मे बी इन जनवरी 2021 आपके मे बी सपोज 70 pieces of mobile sell हुए, then maybe next month 75, then 80, then 95, then 105, then suppose किसी मंथ मान लेते हैं अगर बजट गिरता है so maybe 65, so 1 2 3 4 फाइन मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो, then 100, then maybe 90, so it is 1 2 3 4 5 6 7 8, and then you have some more value, so it may be like again 85, and then maybe 115, and it may be 110, and again 100. सो यहाँ पे टोटल मैंने शायद 12 वैल्यूज लिखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से लिखी हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो, ओके। सो यू हैव टोटल 12 वैल्यूज एंड नाउ अब हमें एस्टिमेशन करना है 13th मंथ के लिए। सो नाउ 13th मंथ में मैं कितने पीसेस मंगाऊं so that I am not I am not in loss, okay। so I am going to make a interval estimation, तो उस हिसाब से मैं मोबाइल ऑर्डर करूंगा, फाइन। so this is the value of n, now just give me the value of mu and sigma, means mean and standard deviation. Quick guys, do this calculation. $90.83 क्या आ रहा है म्यू? Yes, 19.83. Okay, then standard deviation.
Okay, quick guys, sigma. दस बजे और 3 घंटा 7 बजे से 10 बजे है। आधा घंटा आधा घंटा ओके गाइस, अरे यार इसको 90 कर लो यार कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 3 घंटा कैसे सही रहेगा? हाउ नॉट 9.83 था तो सर मत बोल सर भूख लगा हुआ है। कर दे। Quick guys. Anyone, Dhruv? You're not finding anything today. जी भैया Although you can calculate it very easily. Dhruv, yeah, you can find it like at least you know that thing that you can use a NumPy or maybe anything, or just you can find it and you can verify the answers if anyone can give answer.
Okay, anyone? Priyanka, Shakti, Shubham. Sir, almost होने वाला 1 minute sir. Okay. Sir, actually I don't have calculator, so थोड़ा time लगना. You have a mobile. Use mobile calculator. This is the formula for estimate for the estimation, and alpha is nothing but a level of significance. 14.89. Great, 14.89. Okay, so alpha is nothing but a level of significance, and I told you that what is level of significance. So suppose if I want to do this estimation at with a 90% confidence, okay, so I want to find out an estimation that कि मैं कितने से कितने के बीच में मोबाइल मंगाऊंगा, so I am not will be in loss. So for that purpose, level of significance is what? 90%. With a 90% confidence level, so level of significance क्या हो जाएगा? That will be 0.10, means 10%. And alpha upon 2 is what? Alpha upon 2 is nothing but 0.05. Okay, so Z of 0.05. अब आप P अब आप ये ध्यान रखना, ये वैल्यू सेम उस तरीके से नहीं निकलेगी जैसे आपने पहले निकाला हुआ है, बिकॉज पहले आपको क्या चाहिए था? पहले आपको ये चाहिए था P ऑफ 0.05, ये चाहिए था आपको, इसकी वैल्यू आ रही थी 0.3825 जो भी आ रही थी, बट Z ऑफ 0.05 की वैल्यू वो सेम नहीं होगी। ऑल्दो हम अगेन मैं Z टेबल से ही निकालूंगा, आई विल शो यू दैट ये वैल्यू कैसे आ रही है, आई विल शो यू दिस थिंग, बट ये क्या कहते हैं, ये वैल्यू सेम नहीं होगी। नाउ दिस वैल्यू, अब ये यहाँ पे मुझे वैल्यू पता है, दिस वैल्यू विल बी 1.645. okay, so now put this value and just give me the interval कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होगी ये। ओके, सो अल्फा की वैल्यू आपको सारी वैल्यूज पता है, यू ओनली नीड अल्फा वैल्यूज, वो मैंने आपको बता दिया। नाउ गिव मी दिस एस्टिमेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, and then you can find it at a 95% also. So for 95%, this will be 0.05, and this will be what? This will be a 0.025. So Z of 0.025 is nothing but a 1.96. So find out this two estimation, a 90% pay or 95% pay.
You are able to observe something. If you do all this calculation at 90%, 99%, 95%, and 99%, you are able to observe something. And again, I told you that for simplicity, you can make one as 90, one as 15. So the calculation is simple, and it will not put like much effect on the result. Quick guys. अरे यार एक एक करके फाइंड आउट कर लो, कोई एक इसका फाइंड कर लो, इसका कर लो, इसका कर लो, सिंपल है ये तो। अब यहाँ पे तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है। If I take 90 plus 1.645 into sigma is what? 15 maybe, and under root n is 12. ये तो इतना बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है यार। Sir, it's 8.5. 8.7. ये कितना आ रहा है नेगेटिव साइड में? 8.7. 8.7. No, that is definitely, I think, Oh, wrong. sir, only left 1 minute. Rest of you guys, The 98.7. except Sakti, और कोई नहीं कर रहा है 98.7. Then इधर सर इस साइड का कैसे निकालेंगे? अरे यार एक साइड तो आप माइनस करके निकाल रहे हो, एक साइड प्लस करके निकाल रहे हो। 90 minus 1.645 into 15 upon Okay, sir, got. Little confusing. $81.3, sir. अरे यार आप ये कैसा कैलकुलेशन कर रहे हो? टोटली ये तो बिल्कुल गलत है। सर 81.3 से लेके 98.7 तक ये हो सकता है तो 81.3 सर।
81.3 to 98.7 ये पहले मैंने एडिशन कर दिया था ना, तो इसीलिए वो 98। अब आपको किसी में कुछ नहीं चेंज करना है यार, अब आपको तो Yes, sir. 1.96 एंड 15/3.46 आप करोगे, मीन्स 15/3 कर लो, सो इट इज मे बी 5। अब आप अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको इस साइड का दे देगा, मीन्स 90 माइनस सी के आप करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, एंड देन प्लस आप करोगे तो उस साइड की मिल जाएगी। सो आप 10 ही कर लो, सो इट इज लाइक इट इज 90 minus 10, so it is like 80, और 90 plus 10 आप 100 कर लो। मीन्स अब मैं मोटा मोटी हिसाब किताब ले रहा हूँ बिकॉज यू गाइस आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, एंड देन आप यहीं पे 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 2.5 into 5 is what, 12.5, so 90 minus 12.5 is so maybe I can take 77, and 90 plus 12.5 is what, it is like 103 maybe, simple। Now you can observe one very important जो मैं आपको इसलिए मैंने ये 3 दिए because you can observe very important thing। So what is that? So आप देखो जैसे जैसे आपको confidence बढ़ रहा है, okay, so if your confidence level or if your confidence interval is high, so your estimation, your numbers is also going to be high, means your range is also going to be high, ठीक है। तो देखो 95% पे आपका रेंज थोड़ा सा बढ़ गया, बोथ साइड, इन बोथ साइड योर रेंज इज इंक्रीजिंग, लाइक यहाँ पे आपका रेंज मे बी 1, और डेफिनेटली मैंने यहाँ पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं निकाला है, अदरवाइज इट मे बी आप बोल सकते हो कि आप यहाँ पे 2 रेंज बढ़ा, देन 2 यूनिट इधर भी बढ़ा, एंड देन 3 यूनिट इधर बढ़ा, एंड 3 यूनिट इधर भी बढ़ा। सो योर रेंज विल इंक्रीज, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ेगा, सो योर रेंज विल इंक्रीज, ठीक है। सो दिस इज a way of estimation, making an estimation, okay। so this is a way of making a proper estimation। ये नहीं कि हम एक अंदाजा जो लगाते हैं, so just on ये नहीं कि हम एक hypothetical एक अंदाजा लगा रहे हैं with a 500% probability, no, okay, we are making an estimation with under 100% probability, means with a 95%, with a 99%, we are making some estimation, and with the help of some mathematics, okay, fine guys, ये clear है बिल्कुल, okay, किसी को कोई प्रॉब्लम ये क्वेश्चन या इक्वेशन समझने में? Anyone having any kind of an issue or any kind of a problem? No. Okay, it's great. If not, so just do this question. Okay, एक और क्वेश्चन आप करो, and now this time I am not taking any raw data, otherwise you guys take a lot of time, so I am not going to take any raw data. I am giving you a practical example, okay। Okay guys, ये विजिबल है? Okay, now calculate this. Read the question carefully and then give me the estimation. And यहाँ पे ये साफ साफ 90% confidence interval लिखा हुआ है, so go ahead, just give me the estimation. Everything is given in the question itself. I think each and everything is given. Your mu is given, standard deviation is given, and n is given. Each and everything is given. Yes.
and your level of significance is also given. So alpha is, I think, 90% means 0.10. so a z alpha by 2 is nothing but, अब ये वैल्यू आपको पता है, this is nothing but 1.645 and is, I think, 44. Sigma is nothing but 7.7 and then 10.455. So you only need to do that calculation. Tell me this estimation. Guys, everyone please यार करो. I think यहाँ पे तो अब सारी चीज दी हुई है. You only need to find out the estimation. राकेश, विवेक, शुभम. $8.545 and 12.364. Okay, anyone else? So Drew is saying, I think, 8.54 and 12.36. 89.88 or 90.11. क्या? Again? 89.88, 90.11. अगर मैं ये कैलकुलेशन नहीं भी कर रहा हूँ, सो राकेश, बट दिस इज टोटली रॉन्ग. दिस इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी ट्रू, बिकॉज आपकी जो मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, दैट इज 7.7 and 10.45. so 89, no, from nowhere you get basically this value. 7 to I think 12 something. राकेश क्या कैलकुलेशन किया है? नो आई थिंक दैट इज फाइन. शक्ति इज फाइन. राकेश क्या कैलकुलेशन किया है? or maybe a calculation mistake, or you are not getting the formula correct. 90 plus 1.64 into Okay, 77. so why divide ये by root 90 plus y 90 plus क्यों किया यहाँ पे? ये आपको मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है ना. So in this question 90 is not any like a fixed value. 90 is not any fixed value. 90 is mu here, and this is the formula. Rakesh, ये formula आपने लिखा है? This is the formula. हाँ सर. So 90 is not any fixed value. यहाँ पे आपका mu क्या है? Mu आपका 90 है. That is why you are doing this calculation. 90 minus z and then this thing. Okay. Now यहाँ पे आपका mu क्या दिया हुआ है? If you are reading this question, so mean is what? Mean is 10.455 and मैंने यहाँ पे लिख भी दिया. Mean is 10.455 and your standard deviation is 7.7. So formula क्या हो जाएगा? So x bar plus minus z alpha upon 2 sigma over root n. This is the formula. ये formula है राकेश? हाँ सर. So if you compute a value, अगर आप यहाँ पे value डालते हो, so x bar is what? 10.45 plus minus z sigma upon 2. ये value क्या आ रही है? मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है आपके लिए 1.645 into
sigma is what, 7.7 and divided by 44 under root. आपको ये कैलकुलेशन करनी है. So Dhruv is absolutely correct, although Shakti का भी आंसर सही था, but I am not able to hear it. So I think Shakti ने भी 8 point something बोला था, but yeah, Dhruv is absolutely correct. This is going to be between 8.7 and 12 point something. So, but yeah, it is in the book it is given 8.45 to 12.66. Okay. 12.5 like. Okay, fine. So वो कुछ 0.3 का डिफरेंस होगा, मे बी बुक गलत हो या फिर थ्रू सही हो. ओके, सो 8.45 to 12.66. फाइन, दिस इज द एस्टिमेशन. ओके राकेश, अभी क्लियर है? हाँ सर क्लियर है. एंड विवेक एंड शुभम, आर यू गाइस आर कंफर्टेबल या फिर कहीं पे इशू रहा है? क्लियर है? यस. Yes, sir. Okay. Fine. Yeah. One more, Priyanka. You're clear है? समझ में आ रहा है? यस सर. जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू सर कैसे? या डेफिनेटली मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, अल्फा बाई 2 पे मैं पहुंचूंगा. अल्फा बाई 2 इज नथिंग बट, आपको जो मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है, जेड अल्फा बाई 2 इज नथिंग बट, अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू 0.10 है. ये तो समझ में आ रहा है ना? अल्फा की वैल्यू समझ में आनी चाहिए. अल्फा की वैल्यू समझ में आ रही है? ये कैसे आ रहा है? हाँ सर. किसी को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ओके, सो प्रियंका, अल्फा की वैल्यू समझ में आ रही है? कैसे आ रहा है? सो इफ योर कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 90%, इट मींस व्हाट, 0.9. सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? 1 माइनस आपकी जो भी ये 90%, 0.9, सो इट इज गोइंग टू बी 0.10. ठीक है? यस. ये क्लियर है? अल्फा क्लियर होना चाहिए. अल्फा ये है. नाउ अल्फा बाय 2 क्या होगा? अल्फा बाय 2 0.10 डिवाइड बाय 2 आप करोगे, सो 0.05. ओके, ये क्लियर है? सो जेड ऑफ 0.05, ये वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 1.645 होती है. अब मैं आपको टेबल में दिखाता हूँ. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शो दिस वैल्यू. ओके, बट ये आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू आपको हमेशा दी हुई रहेगी. ये आपको अमूमन क्या होगा कि आप करते करते याद हो जाएगा, बट यस, आपको ये वैल्यू देना जरूरी है. और ये वैल्यूज आप अलग तरीके से देखते हो. ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि इसकी वैल्यू 0.38 नहीं होगी. हमने ऑलरेडी ये वैल्यू एक बार निकाल रखी है, बट एट दैट टाइम हम इस चीज की वैल्यू निकाल रहे थे, अगर आपको याद होगा. ठीक है, हम इस चीज की वैल्यू निकाल रहे थे. इस चीज की वैल्यू 0.3085 थी. इस चीज की वैल्यू डिफरेंस होगी. ओके, क्लियर है? ये दोनों वैल्यू में क्या डिफरेंट है? ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट होगी. अब देखो इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब आपको मैं वो चीज दिखाऊंगा बिल्कुल. सो अगेन जेड टेबल पहुंच जाओ भाई, जहां पे भी आपकी जेड टेबल हो वहां पहुंच जाओ. Now search for 0.05. Okay, so अब आपको 0.05 ढूंढना है in this plane. So आपको 0.05 मतलब जेड ऑफ, देखो जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, जब आपको एरिया निकालना हो तब तो आप ये जेड और इस तरीके से इंटरसेक्शन निकालोगे. बट जब आपको ये पूछा जाए जेड ऑफ 0.05 मतलब इनसाइड दिस, इस तरीके से कोई वैल्यू दी जाए, तो आप जेड मतलब ये ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है. ठीक है, मतलब अब आपको ये इस वैल्यूज में से ढूंढना है. अब आपको ये ढूंढना है यहाँ पे कि 0.05 आ कहाँ पे रहा है. ठीक है, सो अगर आप 0.05 ढूंढते हो एंड इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट, तो आपको देखो 0.05 कहीं मे बी इस जगह पे यहाँ पे मिलेगा 0.05. अब आपको 0.05 एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, आपको सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू देखनी पड़ेगी. सो ये देखो, ये आई थिंक दिस इज द, और न, या मे बी आप ये बोल सकते हो दिस इज द क्लोजेस्ट वैल्यू, या फिर आई थिंक नो, दिस इज द क्लोजेस्ट वैल्यू. यस, सही है? ओके, सो अब आपको कुछ नहीं करना है. जैसे आप वहां पे किसी और चीज का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे आप इसका इंटरसेक्शन लोगे, मीन्स आप इस चीज का इंटरसेक्शन लोगे. ये और ये मीन्स -1.6 and 0.04. So it is going to be what? 1.64. Okay.
सो ये यही वैल्यू मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ। इसी तरीके से आप की जो नेक्स्ट वैल्यू थी आप उसको फाइंड आउट कर लो। आपकी नेक्स्ट वैल्यू क्या थी? 0.025। सो 0.025 को ढूंढ लो, आपको 1.9 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको वैल्यू याद है तो आपके लिए ढूंढना भी आसान है। सो 0.025 आई थिंक दिस इज द क्लोजेस्ट वैल्यू। सो देख लो 1.96। ठीक है, Yes, ओके, sir. क्लियर? Okay, finally, so now this is it for today's session. Now if you have any question guys, किसी को कोई भी क्वेश्चन या कहीं पे भी कोई डाउट, from estimation, from normal distribution, from standard normal distribution, from anywhere. सर एस्टिमेशन एक बार आप और बता सकते हैं? किस चीज को? एस्टिमेशन। एस्टिमेशन। यस सर। एस्टिमेशन बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है एस्टिमेशन का। आई थिंक 1 सेकेंड, जस्ट म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, थोड़ी सी आवाज आ रही है। सो एस्टिमेशन का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सपोज आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मे बी जैसे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट में देता हूँ या आपको कोई टास्क देता हूँ एंड आपसे मैं पूछता हूँ कि आपको कितना दिन लगेगा ये टास्क कंप्लीट करने में। ओके, सो आर यू एबल टू गिव मी 100% एक्यूरेट आंसर? ऐसा नहीं हो पाएगा ना। आप एक एस्टिमेटेड वैल्यू आप मुझे बताते हो, आप मेरे से बोलते हो ओके सर आई एम एबल टू डिलीवर यू दिस टास्क बिटवीन 7 to 10 days, मैं आपको 7 से 10 दिन में करके दे दूंगी। ओके, दिस मे बी योर आंसर। और मे बी अगर कंपनी के अंदर भी आपसे पूछा जाता है ओके सो कंपनी इज आल्सो टेकिंग अ प्रोजेक्ट इन दिस वे, लाइक आई एम टेकिंग अ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट। सो मैं कभी भी अपने जो एक्सपर्ट्स होते हैं लाइक यू गाइस, मे बी इफ योर गाइस आर माय एक्सपर्ट, सो आई एम नेवर गोइंग टू टेल यू द करेक्ट टाइम। ओके, मींस मे बी एकदम जो एग्जैक्ट टाइम है, बिल्कुल जो एग्जैक्ट डेडलाइन है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू बिकॉज दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। ओके, सो मैं आपको क्या बोलूंगा, ओके सो पॉइंट एस्टिमेशन मींस व्हाट, मैं आपको बोलूंगा, आपको मैं एक पॉइंट देता हूं। आई थिंक ध्रुव नो दिस थिंग, ही इज वर्किंग विद मी, सो आई एम गिविंग हिम a point estimation. I am giving him the definite deadline, means so deadline will be 27th. Okay, so 27th June 9 PM. Okay, this will be your deadline, means this is called a point estimation. मतलब आपको इस दिन अपना टास्क सबमिट करना है। ओके, नाउ अगर मैं आपको इस तरीके से शक्ति क्या खेल रहा हो, नाउ अगर मैं आपको इस तरीके से आंसर देता हूं, आपको मैं इस तरीके से डेडलाइन देता हूं, ओके सो यू कैन डिलीवर दिस टास्क इन बिटवीन 2 to 3 days, यू हैव 2 to 3 days ऑफ टाइम। और मे बी आपको मैं बोलता हूं कि 7 से 8 दिन आपको मिल जाएंगे। सपोज आपको मैं कोई टास्क देता हूं एंड आपसे मैं पूछता हूं कि मे बी आपको मैं बोलता हूं कि आपको 7 से 8 दिन मिल जाएंगे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सो 7 to 8 days मीन व्हाट, 7 to 8 days इज योर एस्टिमेशन। ओके, सो दैट इज योर इंटरवल एस्टिमेशन कि 7 से 8 दिन मिल जाएंगे। ओके, यस गॉट इट। सो 7 to 8 मींस दैट इज अ इंटरवल एस्टिमेशन। एक एस्टिमेशन आपने दे दिया। नाउ दैट एस्टिमेशन विद व्हाट कॉन्फिडेंस, ठीक है, दैट पर्टिकुलर एस्टिमेशन विद व्हाट कॉन्फिडेंस। सो आई एम 90% confident that I am going to deliver you this project at 7th day. Then I am 95% confidence I am going to deliver this project in between 7 to 10 days. Okay, so अब kind of a range आप बोल सकते हो, kind of a range। जैसे अभी I think every one of you like watching cricket, so आप कोई भी मैच चल रहा है and if I ask you the question, okay so कितने रन बन सकते हैं in the first inning, so you guys can give me the answer। Okay, so I can estimate that they were going to make like between 150 to 170 and I am 95% confidence that 150 से 170 के बीच में रन बनने वाले हैं। So that range is particular, that particular range is called estimation. Okay, so जैसे आपने अभी मोबाइल के केस में देखा, जो मैंने आपको डेटा दिया, so you have a past data and you are making a prediction or you are making an estimation for a future data. Okay, 13th मंथ के लिए आप एस्टिमेशन करो। सो 13th मंथ के लिए आपका ये एस्टिमेशन है भाई, इतने आप प्रोडक्ट्स मंगाओ या फिर इतने आप मोबाइल्स मंगाओ
बिटवीन 81 टू 98 पीसेस आप मंगाओ, मीन्स 80 से लेके 98 पीसेस आप मंगाओ, सो यू आर नॉट गोइंग टू बी इन लॉस। इतने पीसेस आपके बिक सकते हैं, इतने पीसेस आपके डेफिनेटली बिकने चाहिए। ओके, Yeah, sir. so this is called estimation. Okay, now it is clear, Shakti? Yes, sir. Yes, sir. Okay, anyone else having any query or question?